नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, CBSE ने नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है। बहुत जल्द उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा और ये संभावनाएं पूर्ण रूप से जताई जा रही है कि नीट के एग्जाम होने के तुरंत बाद ही आपके ये सीटेट का 2020 का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू कोविड-19। तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। ये फाइनल टाइम है हमारे तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का, फाइनल टच देने का। इसके लिए हमने आपके लिए सीटेट में सुपर 30 सेशन लाया है और सीटेट सुपर 30 सेशन में हम आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। और यकीन मानिए, अगर इस 30 क्वेश्चन को अगर आप कर ले जाते हैं तो इस 30 क्वेश्चन को करने के बाद आप सीटेट पास ही नहीं बल्कि 120 प्लस मार्क्स स्कोर करके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सीटेट 2020 के लिए। अब नाउ द पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैलियों को प्रोत्साहित करता है? चिंतन की गहन शैलियों, चिंतन की अगर बात करें दोस्तों, तो चिंतन एक प्रकार की उच्च मानसिक क्रिया हुआ करती है और यह क्रिया तब प्रारंभ हुआ करती है जब कोई बालक या कोई व्यक्ति के सामने कोई समस्या प्रारंभ हो। ये रहा बालक, और बालक के हम चारों तरफ क्या करते हैं, किसी समस्या को उत्पन्न कर दिया करते हैं। तो बालक क्या करता है, इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचा करता है और संकल्पनाओं और तर्क के द्वारा इस समस्या का समाधान किया करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, यानी कि योग व्यवकलन का विलोम होता है और यही कहने का तात्पर्य है और यही सबसे प्रयुक्त प्रश्न भी हुआ करता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगम है। 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। तो जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम है या वह सब किया हुआ अधिगम है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है या विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। सही ऑप्शन सोचने की कोशिश कीजिए जल्दी से। नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए बताता हूं आपको। अधिगम की बात अगर हम करें तो अधिगम दोस्तों एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हुआ करती है, सतत प्रक्रिया हुआ करती है और इसमें हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया करते हैं। और अधिगम क्या है, आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है और यह व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी भी प्रभाव किया करता है। अगर बात करें अधिगम प्रक्रिया की तो इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं भी हुआ करती हैं दोस्तों। 2 प्रमुख विशेषताएं ये होती है कि हम हमेशा किसी ना किसी तरह से अनुभव से हम सीखते रहते हैं और सीखने के कारण होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते रहते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाता है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है अधिगम। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार दंड से नियंत्रित रहते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी जल्दी से सोचिए। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको आपके कोहलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और इन्होंने नैतिक विकास की दोस्तों 3 स्तर को उन्होंने बताया था। 3 स्तर कौन कौन से थे? पहला था आपका पूर्व परंपरागत अवस्था जो आपके 7 से 10 वर्ष तक रहता है। दूसरा आता है पर परंपरागत नैतिक स्तर होता है जो आपके 10 वर्ष से 13 वर्ष तक हुआ करता है। और तीसरा आपका उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर हुआ करता है जो आपके 13 वर्ष के ऊपर के रहता है। और कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि वह प्रारंभिक आयु में नैतिकता के संप्रत्यय से अपरिचित होता है। किससे अपरिचित होता है? संप्रत्यय से अपरिचित होता है। तो उसका व्यवहार जो होता है, उसका व्यवहार स्वाभाविक कृतियों के द्वारा निर्देशित हुआ करता है। वह सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचा करता है। मतलब उसको ये लगता है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, उसके लिए वही अच्छा है जो उसके हित से जुड़ा हुआ रहता है। और बालक के नैतिक तर्क जो होता है इसमें वो
बाहरी पुरस्कार दंड पर नियंत्रित रहा करता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही होता है। पूर्व परंपरागत अवस्था में ये चीजें हुआ करती है। पूर्व परंपरागत अवस्था कब से कब तक होती है? 7 से 10 वर्ष तक हुआ करती है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बालक की विवेचना यानी तर्क तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान यानी अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से सोचिए आप इसके बाद सही उत्तर को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें पूर्व संक्रियात्मक काल। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से आपका मतलब 0 से 2 इयर्स तक हुआ करता है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से 7 वर्ष तक रहता है। और उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 11 वर्षों तक रहा करता है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो आपके 11 वर्ष के ऊपर के रहता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं हुआ करती है, यह अंतर्ज्ञान पे आधारित हुआ करती है। और इसी अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में कौन आपका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है? पूर्व क्रियात्मक काल। इसी अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है और उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास भी हो जाया करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो व्यक्तिगत भिन्नता दोस्तों होती है वो एक यूनिवर्सल हुआ करती है। यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ करता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो किसी भी हर बालकों में अलग अलग हुआ करती है। कोई भी 2 बालक एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और हमारे विकास में अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 सही जाता है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर की पहचान करना क्या कहलाएगा? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति करता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगर चिंतन की दोस्तों अगर हम बात करें तो चिंतन एक उच्च बौद्धिक क्रिया हुआ करती है जिसमें समस्या समाधान के लिए सूचना, प्रक्रमण, संकल्पना और तर्क सम्मिलित हुआ करते हैं दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे कहता है कि यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक सेट हुआ करता है, समुच्चय हुआ करता है और चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा दोनों ही प्रयुक्त हुआ करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो दोस्तों जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अधिगम से संबंधित 3 नियमों को उन्होंने प्रतिपादित किया है। वो जो 3 नियम है दोस्तों आपका तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है, इसके अलावा अभ्यास का नियम है। ये जो दूसरा ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, इसको थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कितने प्रकार की दोस्तों? 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। और इस प्रकार है जो 8 प्रकार हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि और नैसर्गिक बुद्धि भी है इसमें। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा दुश्चिंता। माफ कीजिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दुश्चिंता। इसमें गलत 10th वाले में टिक हो गया है। सही ऑप्शन इसका दुश्चिंता। क्योंकि दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा बालकों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाया करता है। और जब सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है तो अधिगम की समस्या आधारित निर्देशित अन्वेषण और
प्रदर्शन जिसको हम बोलते हैं, प्रदर्शन की परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हुआ करती है, और जबकि जो अन्वेषण होता है वो खोज की परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अन्वेषण। जो सही ऑप्शन बनता है इसका राइट आंसर इज अन्वेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन में उन्होंने बताया कि ये 2 प्रकार की हुआ करती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अगर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो उसमें आपका आता है आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर, उत्तेजना, दुश्चिंता, अंतर्नोद, ये सब आया करता है। और बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो पुरस्कार, प्रशंसा और दंड आया करता है। तो बात की जा रही है आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो प्रशंसा हो जाएगा, क्योंकि प्रशंसा क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। इसके अलावा बाकी सब के सब क्या है आपके ये आंतरिक अभिप्रेरणा हुआ करते हैं। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये डायरेक्ट दोस्तों बना हुआ क्वेश्चन है कि ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये दोस्तों 1983 में दिया गया था। और किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन, आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन होगा थर्ड होगा। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हुआ करते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन हुआ करता है, ये विद्यार्थियों के सभी पक्षों में सम्मिलित हुआ करते हैं। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होता है दोस्तों वो आपका सही आंसर होता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाया करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाया करता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक या बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल दिया करता है। तो दोस्तों ये बल देता है आपके अंतःक्रियावादी को बल दिया करता है, क्योंकि मानव संचार के लिए जो भाषा है वो प्राथमिक विधि हुआ करती है, लेकिन संचार के लिए दोस्तों भाषा के अलावा और भी अन्य बहुत सारे तरीके हैं, और ये साक्ष्य भाषा के विकास के अंतःक्रियावादी पक्ष को बल दिया करता है। किसको देता है? अंतःक्रियावादी पक्ष को बल दिया करता है। दिन बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए प्राधिकारिक परवरिश शैली सबसे अधिकतम या ये कह सकते हैं कि सबसे अधिकतम या सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ करती है, और अधिनायकवादी और कृपालु शैली द्वारा बालकों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कौन से? अधिनायकवादी और कृपालुवादी परवरिश से। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वार्तालाप, क्योंकि संरचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी, मानदंड, संदर्भित परीक्षण और समूह परिचर्चा उपयुक्त उपकरण हुआ करते हैं। कौन कौन से? प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चा और मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा कथन सही, माफ कीजिएगा, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 है। संकलित यानी योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाया करता है।
दोस्तों ये जो संकलित आकलन होता है ये सत्र की समाप्ति के बाद हुआ करता है और इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच किया करता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से प्रभावित हुआ करती है, दुष्क्रिया से हुआ करती है, क्योंकि अधिगम अयोग्यता और आंतरिक एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो दुष्क्रिया से होती है और यह इससे जो बालक ग्रस्त हो जाया करते हैं, इससे ग्रस्त बालकों का पढ़ने में, लिखने में या मौखिक अभिव्यक्ति में या शब्दों की वर्तनी में या गणित की तर्क शक्ति में, है ना, ये कमज़ोर हो जाया करते हैं और इनमें ये या फिर कह सकते हैं ये अशक्त हो जाया करते हैं। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सार्थक तथ्य है ये अनुवांशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम हुआ करता है। विकास दोस्तों ये जीवन पर्यंत जो है चलने वाली क्रिया हुआ करती है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया हुआ करती है और विकास प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास सम्मिलित हुआ करता है दोस्तों। और यह आपके हेरिडिटी यानी कि हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट की अंतः क्रिया का परिणाम हुआ करता है और जो कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग हुआ करता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर दोस्तों अग्रसर हुआ करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है अधिगम में सामाजिक निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड सही हो जाता है। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना और इस प्रक्रिया में दोस्तों, इस प्रक्रिया के द्वारा दूसरों के अनुभव और सीखने का ज्ञान अर्जित करके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाया करता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित यानी सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिकांश समय के लिए। क्योंकि दोस्तों समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, समावेशी शिक्षा में सभी बालकों के समानता के अधिकार को पहचानते हुए जो जितने भी बालक हैं, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, सबको एक कक्षा कक्ष में क्या करना है, शिक्षक के समान अवसर प्रदान कराने हैं, उपलब्ध कराना है। और इस विशेष आवश्यकता वाले बालकों को क्या करना है, जो नियमित कक्षा में ज़्यादातर समय उनको देना है और अधिकांश समय के लिए उन्हें शिक्षित किया जाया करता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है यानी कि यूनिक क्वालिटी है, इसको कहते हैं। चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड भाषा अर्जन साधन। और आपका जो भाषा विकास का सिद्धांत है ये चौमास्की ने ही प्रस्तुत किया है। देन बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है, वो होता है पृथक यानी कि अलग करना। जो अर्जित है दोस्तों निर्दिष्ट है और जो सतत है ये, और जो लक्ष्य होता है मतलब कि अर्जित है, प्रयास है, सतत है और लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित विशेषता हुआ करता है। और जो आपका ये जो पृथक है यानी अलग है, ये अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित दोस्तों नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है आधुनिक माफ कीजिएगा गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर आपका सही होता है वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाया करता है, पहला समस्या समाधान अधिगम। क्योंकि दोस्तों जो आपका इसमें क्या होता है, इसे पूछा गया है कि प्रभावित पदानुक्रम उच्चतम स्तर पूछा गया है ना दोस्तों, तो उच्चतम स्तर और निम्नतम स्तर दो चीज़ें पूछी जाती है। जो आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जो पिता जिनको हम कहते हैं उनका नाम रॉबर्ट गैने है और इन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत में 8 स्तर संकेत अधिगम
दिए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम दिए हैं, श्रृंखला अधिनियम दिए हैं, शाब्दिक सहचर्य दिए हैं, और इसके अलावा विभेद अधिगम दिए हैं, संप्रत्यय अधिगम दिए हैं, सिद्धांत अधिगम दिए हैं, और समस्या समाधान अधिगम का भी वर्णन किया है। और इसमें अगर पूछा जा रहा है जो प्रश्न हमारे वो उच्चतम स्तर पूछा जा रहा है, तो जो उच्चतम स्तर हुआ करता है दोस्तों, उच्चतम स्तर है आपका समस्या समाधान अधिगम। क्या है? उच्चतम जो है समस्या समाधान अधिगम है। और अगर आपसे निम्नतम पूछता तो निम्नतम होता संकेत अधिगम। क्या होता? संकेत अधिगम। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होता है कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना। मतलब अगर बात करें हम वंचित बालकों की, तो वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक वे बालक होते हैं जो पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकारों से वंचित रह जाया करते हैं। ऐसे बालकों को हम वंचित बालक बोला करते हैं। और इन्हें जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की कमी, मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट और विकास के समान अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। ये सब जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को एक वंचित बालक फेस किया करता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, किसी बालक में जो किसी एक विशेषता, लक्षण, जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च से उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है। यह कथन निम्न में से किस महत्व को बल दिया करता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, अनुवांशिकी को। क्योंकि दोस्तों अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी का जो गुण हुआ करता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ करता है। और यही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? कोई विशेष गुण अनुवांशिकता कहलाता है। और किसी बालक का किसी एक विशेषता में उच्च या निम्न होना, और जिस विशेषता में वो उच्च या निम्न है, आगे के वर्षों में भी अगर वो बालक वैसा ही रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो अनुवांशिकी के महत्व का प्रभाव पड़ रहा है, और अनुवांशिकी के महत्व को स्पष्ट रूप से हम लोग देख भी सकते हैं। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित हुआ करते हैं? तो दोस्तों ये विकसित हुआ करते हैं आपके समग्रता और साकल्यता से। साकल्यता मतलब संपूर्णता से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं आसन विकास क्षेत्र बोला करते हैं। वाइगोत्स्की ने दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न हुआ करता है, और वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन होता है लेकिन वह किसी बड़े या फिर किसी कुशल साथी की सहायता से वो आसानी से कर लिया करता है, वह दोस्तों आपका आसन्न विकास क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन्न विकास क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होता है दोस्तों वो आपका सही उत्तर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट हुआ करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4th हो जाएगा, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। मतलब संवेग की अगर बात करें दोस्तों, संवेग एक स्थिति हुआ करती है और ये ऐसी स्थिति हुआ करती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाया करता है, स्टिमुलेट हो जाया करता है, और उत्तेजित की ये जो स्थिति होती है ये पर्याप्त जटिल हुआ करती है जो किसी इच्छित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित किया करती है। और मैकडूगल के अनुसार अगर हम जाने तो संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से हुआ करता है और प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना दोस्तों निहित रहती है। वो भावना कैसी हो सकती है? जैसे आपकी मान लीजिए जिज्ञासा, आश्चर्य, काम, प्रवृत्ति, कामुकता, ये सब आदि हुआ करती है। यह मनोवैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा दोस्तों उत्पन्न हुआ करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन तरफ। कहता है कि समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो पद सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। क्यों?
समस्या समाधान दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया हुआ करती है जिसमें तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, विश्लेषण और मूल्यांकन द्वारा एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है। और समस्या समाधान के अंतर्गत समस्या को समझना, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना और संभावित समाधानों का परीक्षण एवं निष्कर्षों का निर्णय, ये सब इसमें सम्मिलित हुआ करते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने इन 30 प्रश्नों का जवाब दिया होगा तो जाहिर सी बात आप सीटेट 120+ स्कोर करेंगे। अब अगले सेशन में यानी कि कल फिर मिलेंगे इसे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सीटेट में आने के 100% चांसेस है, उन 30 क्वेश्चन को लेकर के फिर से हाजिर होंगे कल के सेशन में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। इसके अलावा दोस्तों हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग IQ मेंटर फास्ट ट्रैक स्टडी कोर्स भी लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम आपके कंप्लीट जीएस को कवर कराएंगे। और अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में लगभग 2-3 चैप्टर हमने मध्यकालीन इतिहास में हमने करवा दिया है, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। इसके अलावा आपका यूपीएसआई की और UPSSC का हम एक कंबाइंड बैच या कंबाइंड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जिसमें हम आपका कंप्लीट जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, हिंदी सब कुछ आपका हम कवर कराएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में।